चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला पार्ट लेते हैं। अगला पार्ट जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, इसके अंदर आज हम करेंगे न्यूटन मेथड। न्यूटन ने जो फार्मूला दिया उसके तहत जो है हम फाइंड करके देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बनेगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए न्यूटन की कंडीशन ये थी, सबसे पहले उसने ये कहा, एक पार्ट में ये कहा, कर्व है, मान लीजिए इफ़ ए कर्व आपके पास जो है ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है और ये कर्व जो है पास होता है ओरिजिन से, पासिस थ्रू ओरिजिन से जो है ये पास होने लग रहा है। और ओरिजिन से पास होते हुए जो है ये कहता था कि अगर एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट हो, क्या है, कर्व एफ एक्स पासिस थ्रू ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, ये आपके पास जो है टेंजेंट हो एट ओरिजिन पे जो है ये अगर टेंजेंट हो, तो फिर इसने कहा कि देन जो रो है वो रो आपके पास बनेगी लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और अगर x एक्सिस है तो x स्क्वायर बाई 2y, ये आपके पास जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी। क्या कंडीशन लगाई, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और इस कर्व के लिए जो है ये कहता है ओरिजिन से पास हो रहा हो, x एक्सिस अगर इसका टेंजेंट हो तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो बनेगी रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। सिमिलरली सेकंड पार्ट के अंदर एक और था, कहता है इफ़ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो, एंड उसमें था x एक्सिस, यहाँ पे आ गया y एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर y एक्सिस इसका टेंजेंट हो ओरिजिन पे तो फिर मेरे पास रो की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, रो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 और आपके पास y स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसी वैल्यू मेरे पास जो है ये बन जाएगी। अगर जो है हमें दे रखा है कि y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ओरिजिन से पास हो रहा है और y एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, और y एक्सिस अगर टेंजेंट है तो रो की वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है आप ये ले लीजिए, कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन फॉर द कर्व। एक कर्व दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकालना है। एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल जो है आपके पास यूँ मान लीजिए 2x का 4 प्लस 3y का 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ऐसा जो है कर्व मुझे दे रखा है। अब ये कर्व दे रखा है तो इस कर्व को जो है सबसे पहले क्या ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर न्यूटन मेथड लगाना है तो चेक करेंगे कि ओरिजिन से पास होता है कि नहीं। अगर किसी कर्व का कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, इसमें हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म मिसिंग, अगर ये मिसिंग होती है तो इसका मतलब ये बनेगा, इसको चेक करते हैं, वेरिएबल हैं सारे, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। और कांस्टेंट टर्म अगर मिसिंग होती है तो फिर आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसको निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म आपकी मिसिंग हो गई। मिसिंग होने का मतलब ये है कि ओरिजिन से पास होगा ये भाई, पासिस थ्रू ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होने लग रहा है। अब ओरिजिन से पास होने लग रहा है तो उसने यही कहा था कि ओरिजिन से पास होता हो, न्यूटन के दोनों मेथड में क्या था, ओरिजिन से पास होता। फिर देखनी है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या बनेगी, टेंजेंट को देख लेते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म को
इक्वेट करना है जीरो के इक्वल, वो टेंजेंट होती है कर्व के अंदर। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है? ये अकेला 2x। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बन गया x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या बन गया भाई? y एक्सिस इज द टेंजेंट, इज टेंजेंट। अब y एक्सिस टेंजेंट आ गया, इसका मतलब जो है ये हुआ, दो एक्सिस के लिए दिया था न्यूटन ने, एक x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए। सेकंड वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब ऐसा कर्व है, ये फार्मूला लगाना है, फार्मूलों के अकॉर्डिंग नीचे देखते हैं 2x, तो सारी की सारी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देते हैं। ये इसको जो है आप यहाँ ले लीजिए, इस सारी की सारी इक्वेशन को जो है 2x से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय 2x से जो है इसको डिवाइड करते हैं। अब 2x से डिवाइड करते हैं तो क्या है? 2x की 4/2x प्लस 3y का 4/2x प्लस 4x² y/2x प्लस xy/2x माइनस y² 2x प्लस 2x/2x इक्वल टू 0। ऐसा मेरे पास कर्व का इक्वेशन बन गया। अब ये कर्व का इक्वेशन बन गया तो इसको जो है उसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। क्या बचेगा? क्या देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का क्यूब बच गया, प्लस 3/2 आ गया, y का 4 आ गया, नीचे x आ गया अगले वाली टर्म में, प्लस 2 ऊपर बच गया, x बच गया, y बच गया, ठीक है, प्लस x कैंसिल हो गया, y/2 बच गया, माइनस y²/2x आ गया, प्लस 1 आ गया, इक्वल टू 0। ऐसी मेरे पास वैल्यू बच गई। उसके बाद क्या करना है? सारे के सारे फंक्शन पे लिमिट लगानी है। इस सारे पे लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट क्या? x टेंस टू 0, y टेंस टू 0। जब x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 लूँगा तो ये सारी टर्म्स मेरे पास 0 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये बन गया, माइनस का रो पुट कर देता हूँ इसकी जगह, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऐसी मेरे पास वैल्यू बन गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी? सिंस लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, y²/2x, इसकी वैल्यू थी रो के बराबर। तो ये हमने इसलिए जो है ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू पुट कर दी तो इससे मेरे पास क्या आ गया? रो इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। ये वैल्यू बन गई। इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो और है, उसको भी देखते हैं। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करना है। कर्व का इक्वेशन दे रखा है y माइनस एक्स इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ये ऐसा कर्व दे रखा है। सबसे पहले जो है कांस्टेंट टर्म मिसिंग, इसका मतलब क्या बना? पासिस थ्रू ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो गई तो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगले वाले में टेंजेंट देखते हैं। टेंजेंट क्या बनेगा भाई? टेंजेंट को चेक कर लो। लोएस्ट डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये वाले बनी। y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब बना x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स। अब ये x इक्वल टू वाई, ना तो x एक्सिस बना टेंजेंट, ना y एक्सिस टेंजेंट बना। ये बना क्या? ये आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन गया। इसको अगर मैं कर्व के रूप में लूँ, ये आपके पास x इक्वल टू वाई जो है ये वाली लाइन आ गई। अगर ये x एक्सिस हो और ये आपका y एक्सिस हो तो ये वाली लाइन आ गई। इसका मतलब ये बना, न्यूटन ने तो कहा था कि x एक्सिस टेंजेंट हो या y एक्सिस टेंजेंट हो, लेकिन ये भी मिड में आ गया। तो इसका मतलब ये बना कि
ना तो एक्स एक्सिस टेंजेंट है और ना ही वाई एक्सिस टेंजेंट है। तो अपने पास हो गया दिस इम्प्लाइज न्यूटन मेथड फेल्स, न्यूटन मेथड फेल। ये आपके पास जो है फेल हो गया। अब फेल हो गया तो हमें तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना तो क्या करना है, इसको उसी तरह से जो है इसके वैल्यू वगैरह जो है वो बनानी है। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या करें, अब इसको जब इस टाइप से क्वेश्चन हो जाए तो आपने क्या करना है, पीछे एक्सपेंशन मेथड आया था, मैंने एक स्पेसिफिक फॉर्म बताई थी कि आप जो है जो कर्व के अंदर पुट करना है y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू जो है आपने कर्व के अंदर पुट करनी है। इन कर्व, एक कर्व के अंदर जो है ये वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, y की जगह आ गया भाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, एक वैल्यू तो ये आ गई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 2x, वाई की वैल्यू क्या है भाई पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और अगले वाली टर्म में प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 इसका स्केयर। ये हमने सारी की सारी टर्म्स में जहाँ पे भी हमें y दिखाई दिया y की जगह पुट कर दिया पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट, इन सारी टर्म्स को पुट कर दिया। अब जो है क्या करो, ये करने के बाद क्योंकि हमें तो p और q की वैल्यू मिल जाए, p और q की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि p और q वाला एक मेथड आया था और उस मेथड से जो है हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड किया था। अब उस मेथड से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया था तो आपके पास जो है क्या बनेगा, इसको कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, सबसे पहले एक्स के लिए ले लेते हैं। एक्स के लिए लोगे, यहाँ से क्या आ रहा है भाई, मेरे पास आ गया p, ठीक है, यहाँ से आ गया -1, ये वाला टर्म, अगले वाले राइट हैंड साइड से स्केयर 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 सारी स्केयर हैं 0, इसका मतलब p इक्वल टू 1, एक वैल्यू मेरे पास आ गई। एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यहाँ से एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ गई भाई q, और यहाँ पे कोई टर्म नहीं, इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आया, प्लस ये आएगा, क्या आएगा 2p, ठीक है, ये क्यूबिक बन जाएगा, ये नहीं आएगा, इससे इसका स्केयर आएगा प्लस p का स्केयर आ गया। तो आपके पास जो वैल्यू थी वो बन गई 1 प्लस 2p प्लस p स्केयर, और ये इक्वल टू q के जो है आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्योंकि एक्स स्केयर कंपेयर किया तो ये नीचे 2 फैक्टोरियल तो ये था भाई, ये इसको भी रख लो, 2 को भी रख लो। p की वैल्यू क्या है भाई, ये पुट कर दो p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 जब आपने किया 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, ये इधर चला गया 4 2 जा 8, तो मेरे पास q की वैल्यू आ गई q इक्वल टू 8। p और q दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, और दोनों की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो दोनों की वैल्यू जो है वो दोनों की वैल्यू को जो है एडजस्ट करके देखते हैं आगे जो है क्या बनेगा। p और q की वैल्यू आपके पास आ गई, p और q की वैल्यू जब आपके पास आई तो फार्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, तो फार्मूला जो है फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला रो इक्वल टू क्या था भाई 1 प्लस p का स्केयर होल पावर 3/2 अपॉन q, ये आपके पास फार्मूला था। और ये अगर आपके पास फार्मूला था तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना। 1 प्लस 1 पावर 3/2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8, क्या आया भाई 2√2, नीचे 8, क्या आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ, अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2√2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। कहने का मतलब
1/2 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर इस टाइप से कुछ दे रखा है तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था न्यूटन मेथड से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। इसमें थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे कुछ इस तरह से चलते हैं कि अगर इसके अंदर जो है मान लो कर्वेचर का जो इक्वेशन है वो दे रखा हो, अगर पोलर फॉर्म में दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे। अगले वाले पार्ट में मेरे पास है कर्वेचर एट ओरिजिन इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म के अंदर जो है अगर आपके पास दे रखा हो तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी सीधा सा फार्मूला है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। अगर एट ओरिजिन कहूँ या और पोल कहूँ तो रो की वैल्यू जो है रो एट पोल और ओरिजिन ये आपके पास बनेगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर टेंस टू 0 और वैल्यू आएगी dr/d थीटा। ये आपने निकाल लेना है, ये रो की वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से ये वाला भी आपके पास आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको भी जो है सेम उसी तरह से ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो ये ले लीजिए। मेरे पास दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व r इक्वल टू a साइन n थीटा एट द पोल। ये एग्जाम्पल जो है मैं इस पे ले लेता हूँ। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एट पोल पे फाइंड करना है और कर्व का इक्वेशन दे रखा है r इक्वल टू a साइन n थीटा। ऐसी मेरे पास वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू दे रखी है तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इसको बना के देख लेते हैं कि हमारे पास जो है बनेगा क्या। अगर मुझे जो है पोल पे चेक करना है तो पोल पे चेक करने का मतलब क्या होगा, पोल पे भाई थीटा की वैल्यू 0 आएगी और थीटा की वैल्यू 0, तो सबसे पहले जो हमें dr/d थीटा निकाल के देखते हैं dr/d थीटा की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। अब dr/d थीटा अगर निकालेंगे तो dr/d थीटा जो है क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। dr/d थीटा इक्वल टू ये आपका ऐसे कैसे, साइन का क्या बन जाएगा भाई n और ये कॉस n थीटा। ये मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव से वैल्यू जो है वो ये आ गई। अब डेरिवेटिव की वैल्यू जो है आपके पास आ गई, dr/d थीटा हमने निकाल लिया है। क्या वैल्यू पुट करनी है एट पोल, इसने कहा है पोल पे जो है क्या होगा, पोल पे जो है जब हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या है थीटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ ले लेता हूँ, रो इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 r टेंस टू 0 dr/d थीटा की वैल्यू आपके पास है 1/2 मैंने ये लगा दिया, क्या बनेगा 1/2 dr/d थीटा। ये 1/2 था भाई, ये इसको 1/2 dr/d थीटा की वैल्यू है an cos n थीटा। ये मेरे पास वैल्यू है, लगाइए cos 0 क्या बनेगा भाई 1, cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 बन गई। बच गया क्या आपके पास से सिर्फ an बच गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई an/2। ये रो की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप अगर पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो भी जो है आप रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो है इसके लिए था। अब इसी के अंदर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। अब मेरे पास जो है इसके अंदर है सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना।
अगले वाले पार्ट में मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कैसे पता चले कि ये इसका सेंटर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो है इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कहेंगे, मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, और एक जो है ये कर्व है, ये कोई कर्व है, इस पे ये पॉइंट ले लिया मैंने। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट इसका ड्रा कर दिया, टेंजेंट ड्रा किया तो ये मान लो पी पॉइंट आपके पास है, ठीक है। ये टेंजेंट जो है इसके साथ जो है एक एंगल जो है, जैसे एंगल बना रही थी, एंगल मान लो साई या कुछ भी एंगल बना रही है, इस टेंजेंट पे मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये आपका, ये तो इसको तो कहूँगा मैं टेंजेंट, और इसको कहूँगा नॉर्मल। ये मेरे पास जो है नॉर्मल है। अब नॉर्मल पे अगर मैं रो के इक्वल कट कर देता हूँ, रो के इक्वल मैंने ये कट लगा दिया, ये पॉइंट आ गया आपका एस, रो के इक्वल इसकी लेंथ जो है वो है ये रो, ये इसको रो के इक्वल कहेंगे, ये रो के इक्वल है। तो जो रो के इक्वल जो पॉइंट आएगा, ये एस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मीन्स अगर ये टेंजेंट हो, टेंजेंट पे नॉर्मल लिया, नॉर्मल पे इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो के इक्वल जो एक कट लगाया, पॉइंट बना एस, इस एस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी के अंदर जो है एक और नाम आ जाता है सर्कल ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब जब सर्कल ऑफ कर्वेचर जब कहोगे तो सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या, रो को इसी जो इक्वल टू रो लिया था, इसको रेडियस के इक्वल मान के अगर मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ, मान लो ये सर्कल ड्रा कर दिया, तो ये सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको जो है क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ कर्वेचर। और एक नाम और आएगा एवोल्यूट, एवोल्यूट, एवोल्यूट जो है, एवोल्यूट के लिए क्या कहेंगे, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट, जो भी लोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी किसी भी पॉइंट के लिए, ऑफ द पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, वो अगर उससे निकलेगी तो वो जो है उसका एवोल्यूट्स कहलाएगा। क्या लिखोगे, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, जो भी पॉइंट आपके पास होगा ऑफ द गिवन कर्व, ऑफ द गिवन कर्व इज कॉल्ड, इसको जो है इज कॉल्ड लोकस ना एवोल्यूट्स, एवोल्यूट्स, ये आपके पास एवोल्यूट होगा। मतलब सेंटर से जो भी लोकस निकलेगी इस पॉइंट के लिए, वो जो है आपके पास एवोल्यूट बन जाएगा। अब तो तीन बातें थी, एक आपके पास जो है क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या किया, अगर जो है कोई कर्व पास हो रहा, पी पॉइंट अगर उसका लिया जाए, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जाए, टेंजेंट पे नॉर्मल ली जाए, पी पॉइंट पे नॉर्मल पे क्या इक्वल टू रो अगर पॉइंट कट कर दिया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। और इसी तरह से अगर उसको रो के इक्वल उस सेंटर वाले पॉइंट पे रो के इक्वल रेडियस लेके सर्कल लगा दिया जाए तो वो सर्कल ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। और जो भी लोकस उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो सारी एवोल्यूट्स जो है एवोल्यूट्स बन जाएगा। अब ये तो थी तीन छोटी छोटी बातें। अब हमें करना क्या होगा, एक तो जो है हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके कोऑर्डिनेट जो है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके देखते हैं। कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए जो है मान लो अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा जो है दो कोऑर्डिनेट हैं, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई वन प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, ये मेरे पास जो है अल्फ़ा कोऑर्डिनेट। सिमिलरली बीटा जो कोऑर्डिनेट होगा, बीटा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इनकी वैल्यू आएगी। इस तरह से जो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो।
इसी के अंदर जो है मान लो बाई चांस पूछ लेता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, अगर आपको कहे इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, अगर इक्वेशन क्या देता है सर्कल ऑफ कर्वेचर की, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रो का स्क्वायर, इसको जो है रो का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और अगर जो है आपको क्या देता है इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट फाइंड कीजिए भाई, इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट, तो इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट जो है वो आपके पास बन जाएगी अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस रो साइन साई, दूसरी इक्वेशन बनेगी बीटा इक्वल टू वाई प्लस रो कॉस साई, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होंगी, ये दोनों की दोनों जो है पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। इस तरह से जो है आप ये चीज़ें जो है और ध्यान में रखनी है और इनका जो है भी हमें क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है। क्या करें? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए कहता है एक एग्जांपल जो है एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व, फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करना है। क्या दे रखा है? एक्स का क्यूब वाई का क्यूब 3a एक्स वाई एट पॉइंट इसने दे दिए 3a/2 3a/2, ये दो जो है पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और ये आपके पास जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इन पॉइंट पे फाइंड करना। कीजिए, क्या करूं? हमें चाहिए क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऐसी वैल्यू चाहिए, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा भाई? 3x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 3ax dy/dx प्लस 3ay, ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई। इकट्ठा कर लेते हैं dy/dx वाली के टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। dy/dx तो ले लिया कॉमन, बच गया क्या? 3y का स्क्वायर माइनस 3ax और दूसरी साइड में 3ay माइनस 3x का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो 3 को कट कर सकते हैं हम शायद, ये 3 को भी मैंने कट कर दिया तो आपके पास dy/dx आ गया। dy/dx इक्वल टू ay माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर माइनस ax, ऐसी वैल्यू मेरे पास बच गई, ऐसा हमारे पास आ गया। ये आ गया dy/dx। हमें dy/dx जो है क्या एट पोल भी चाहिएगा और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। dy/dx एट 3a/2 3a/2, इस पे भी निकाल लेते हैं। इस पे निकालेंगे तो dy/dx जो है क्या बच जाएगा? dy/dx इक्वल टू, इन सारी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। a से मल्टीप्लाई है तो आपके पास जो है क्या बना भाई? 3a² माइनस अगले वाले में x का स्क्वायर, क्या बनेगा? 9a²/4, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 9a²/4 माइनस 3a²/2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इनको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 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 आ गया क्या? 6a² माइनस 9a², डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई? 9a² माइनस 6a², डिनोमिनेटर में क्या आया भाई? 4, क्या आ गया? बच गया जो, उसको देख लेते हैं क्या वैल्यू बची। माइनस का 3a², नीचे जो है आपके पास जो वैल्यू बच गई
वो मेरे पास वैल्यू आ गई 3a², ये भी 3a², तो टोटल कट के क्या आ गया -1, इसकी वैल्यू जो है -1 आ गई। इसी से सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, d2y dx² इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, y² माइनस ax, इसका तो बना दिया स्क्वायर, y² माइनस ax ऐसे कैसे, ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, a dy dx माइनस x² का क्या आएगा 2x माइनस, ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे, क्या आएगा ए वाई माइनस x² इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव y² का क्या आएगा भाई 2y dy dx माइनस अगली वैल्यू में ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब जो है इसको भी सेम वैसे ही कर लीजिए, क्या पुट कर दो, क्या x इक्वल टू 3a/2, y इक्वल टू 3a/2, dy dx इक्वल टू -1, ये सारी चीज़ें पुट कर दो, डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। डेरिवेटिव की वैल्यू जो है क्या बनेगी, d2y बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं, क्या आएगा d2y dx² एट 3a/2 3a/2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है आपके पास जो जब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करोगे तो ये आपके पास जो है बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा सीधा लिख रहा हूँ, -32/3a इतना मेरे पास जो है ये बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, तो अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लेट कर लीजिए, लेट बी अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा मेरा इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या था भाई x माइनस y1 की वैल्यू क्या आई थी भाई आपके पास, y1 की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1 था ना, -1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन क्या था y2 माइनस 32/3a, ये मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो इस x को भी पुट कर देता हूँ, इस x को भी करूँगा तो क्या आएगा 3a/2 माइनस प्लस बन गया 1 + 1 2√2 बन गया ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर के अंदर जो है क्या है माइनस का 32 और ये 3a आपका ऊपर चला गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बचेगा, क्या आएगा भाई 2, इसको कट कर दूं 16 और ऊपर वाले में इसको भी 16 बना लेते हैं, तो इसको भी 8 से कर दिया, इसको भी 8 से कर दिया, क्या बच गया देख लेते हैं, 24a/16 माइनस 3√2a/16। चलिए जी, दोनों में 16 आ गया। अब कट होने के बाद क्या बचता है उसको बचा के देखते हैं क्या वैल्यू बनी, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, गड़बड़ हुआ है तभी तो, ये 3/2 नहीं था, 1 + 1 2 ही आएगा, ये √2 नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, इसको बचा के देखते हैं क्या आया 21a/16, एक पॉइंट मेरे पास आ गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बीटा की वैल्यू क्या थी
फार्मूला, पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यू थी y प्लस 1 इंटू अपॉन y2, ये मेरे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूले के अंदर जो है ये y1 का स्क्वायर था। भाई क्या कर रहा है, इसका भी स्क्वायर था, क्या गलत कर रहे हैं कैसे। चलिए कोई नहीं, y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन y2, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू क्या थी 3a/2 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया। डिनोमिनेटर में y2 की वैल्यू थी 32/3a। चलिए इसको आगे एक कदम और लीजिए। क्या आ गया 3a/2 प्लस 2 और ये 6a/32, ये मेरे पास, इसको माइनस का साइन कर देते हैं, माइनस का। इसको भी सेम उसी तरह से कर लिया। क्या किया 16 से ये कर दिया, 16 से ये कर दिया, तो आपके पास जो है फिर एक बार वैल्यू आ गई। कितना आ गया 48 में 6 गया 42a/32, इसको कट कर देता हूँ 21a/16, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 21a/16, 21a/16, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट बन गए, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है आप कर्व के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट वाला पार्ट जो है इतना ही था। एक बार कोऑर्डिनेट वाले पार्ट को आप इसके 1-2 क्वेश्चन और करके देखना, बाकी जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देखते हैं। ओके बेटा।